हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज ए रिलेशन? तो जैसे हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें आगे वाले सेट के हर एक एलिमेंट का पेयर बनता है पीछे वाले सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, इस तरीके से। तो इसमें ये जो पेयर है एक्स वाई का, इसमें x मिलेगा हमें फ्रॉम सेट ए एंड y मिलेगा फ्रॉम सेट बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड बी में हमारे पास सपोज तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए ए सेट के सारे एलिमेंट्स का बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा। जैसे ए सेट के दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो 1 का भी बी के तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा और 2 का भी बी के तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेगा। जैसे 1 का पेयर बनेगा 1, ए, 1, बी एंड 1, सी। ऐसे ही 1 का ए का जो दूसरा एलिमेंट है 2, उसका भी बी के तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, लाइक 2, ए, 2, बी एंड 2, सी। ओके, तो ये हो गया ए इंटू बी का कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। मतलब जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही मिलेंगे। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी का सबसेट हमेशा रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। रिलेशन एक प्रॉपर्टी के हिसाब से बनता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के साथ पेयर नहीं बनाएंगे। एक प्रॉपर्टी दी जाएगी और उस प्रॉपर्टी को जो एलिमेंट्स फॉलो कर रहे होंगे सिर्फ उनकी पेयरिंग होगी, सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग नहीं होगी। नाउ इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने सेट एक्स ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं सपोज 1, 2, 3 एंड 4, और एक दूसरा सेट लेते हैं वाई जिसमें एलिमेंट्स हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू 15। ओके, नाउ अब हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई सच दैट आर इक्वल एक्स कॉमा वाई, सच दैट अब एक्स और वाई जो एलिमेंट्स हैं इनमें से एक्स सेट एक्स से होगा और वाई सेट वाई से होगा। तो अब एक्स वाई के साथ पेयरिंग कब करेगा ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बना है उसके अकॉर्डिंग y x का स्क्वायर रहेगा। तो इसको अगर हम जैसे ये क्या हो गया, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास दो तरीके की फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब इसी सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अब हमें सेट एक्स के एलिमेंट्स को देखना है 1, तो सेट वाई से हमें वो एलिमेंट चाहिए जो 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, एक्स का वाई की वैल्यू एक्स के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो अगर हम सेट एक्स से 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या है 1। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वाई में 1 प्रेजेंट है कि नहीं, तो है, तो 1 का पेयर 1 के साथ बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट एक्स का है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब 4 को चेक करो सेकंड सेट वाई में 4 प्रेजेंट है या नहीं, है, तो इसका भी पेयर बनेगा 2, 4। देन 3 का स्क्वायर होता है 9, ये भी सेकंड सेट में मिलेगा हमें, तो 3 का पेयर 9 के साथ बन जाएगा। एंड देन 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 वाई में नहीं है तो 4 का पेयर 16 के साथ नहीं बनेगा, 4 का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा और ये रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन बनता है। नाउ अगर हम एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करते, मतलब एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते, तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाते, है ना। इसमें 1 का पेयर
1 से लेकर 15 तक सारे एलिमेंट के साथ बनता, फिर 2 का भी सभी के साथ बनता, फिर 3 का और वैसे ही 4 का। ओके, तो कुल मिला के इसमें 15 4 जो 60 पेयर्स बन जाते और उन 60 पेयर्स में इस रिलेशन के जो हमने डिफाइन किया है सारे पेयर्स उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते। तो इसीलिए जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हमेशा रहता है, क्योंकि रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि रिलेशन में सिलेक्टिव एलिमेंट्स का पेयर बनता है, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें सभी का पेयर बन जाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे पॉसिबल पेयर्स आ जाते हैं। इसलिए रिलेशन हमेशा एक सबसेट रहेगा या फिर इक्वल रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, कभी कभी ऐसे रिलेशंस भी आ जाते हैं जिनमें सारे पेयर्स बन जाते हैं, हर एक एलिमेंट का पेयर हर एक एलिमेंट के साथ बन जाता है, तो उस केस में रिलेशन जो है वो ए सेट ए इंटू बी के इक्वल भी आ सकता है, अदरवाइज उसका सबसेट तो वो हमेशा रहेगा ही। ओके, तो ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमें देखने हैं, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के लिए कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे, वो इनसे अलग हैं अब जो हमें पढ़ना है। तो वहां हमने पढ़े थे जैसे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो एम्प्टी रिलेशन जैसे ये 11th के टॉपिक हैं, अभी हम 12th के टॉपिक देखेंगे। ये एम्प्टी रिलेशन का मतलब जिस सेट में एक भी पेयर नहीं बनता है, आर इक्वल्स टू 5, 5 रिप्रेजेंट्स एम्प्टीनेस, तो एम्प्टी रिलेशन हो जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन जब कोई रिलेशन, अभी क्या बताया, एक रिलेशन के सारे एलिमेंट्स ए इंटू बी उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो हम उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ओके, एंड आइडेंटिटी रिलेशन होता है जब किसी सेट में ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वही सेकंड एलिमेंट होगा। अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। नाउ ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमें देखने हैं वो भी तीन टाइप के रिलेशंस होते हैं। ये क्लास 11 के टॉपिक्स होते हैं, हमें देखने हैं क्लास 12 के टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो यहाँ हमारे पास तीन टाइप के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो तीन अलग अलग टाइप के रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इन तीनों को मिला करके हमारे पास एक रिलेशन बनता है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों टाइप का होता है, तब उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं व्हाट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन आर है, सपोज इट इज डिफाइंड इन ए सेट ए टू ए। ओके, तो अगर ए कॉमा ए, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में होते हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इमेज पर इमेज दोनों सेम होनी चाहिए, वैसे ही इसमें भी होता है रिफ्लेक्सिव में। थोड़ा सा डिफरेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, जो मैं बताऊंगा भी। तो अगर ए कॉमा ए किसी रिलेशन में लाई करता है, इस रिलेशन में लाई करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है फॉर ऑल ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पेयर उनके खुद के साथ बनना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट अपने खुद की इमेज होना चाहिए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई सेट ए है जिसमें सपोज तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, और जो R1 एक रिलेशन है जिसमें पेयर्स आ जाते हैं 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब अगर कोई दूसरा रिलेशन आता है, सपोज 1 1 एंड 3 3, तो इसमें 2 का पेयर नहीं बना। ओके, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
हर एक एलिमेंट का पेयर बनना चाहिए। अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है तो 3 के तीनों का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। अगर इसमें 50 एलिमेंट है तो 50 के 50 का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। ओके, तो इसमें 2,2 नहीं आ रहा है तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा ना। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि R2 यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, लेकिन R2 आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये एक आइडेंटिटी रिलेशन फिर भी होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ए कॉमा ए रिलेशन में लाई करने चाहिए, लेकिन ए कॉमा ए के अलावा कोई और टाइप का नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज R3 हमारे पास एक रिलेशन है इसी सेट ए में, 1,1, 2,2, 3,3, और इसमें एक पेयर और ले लेते हैं हम 1,2 ना। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखते हैं तो ए सेट के सभी एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, तो इसमें बन रहा है 1,1, 2,2, 3,3, तीनों का पेयर बन रहा है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेयर भी आ रहा है 1,2, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ए सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, लेकिन किसी और का पेयर नहीं, किसी और के साथ पेयर नहीं बन सकता, ऐसा क्या नहीं लिखा होता। ठीक है, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए। एक्स्ट्रा अगर कोई पेयर आ रहा है तो रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिलेशन फिर भी रिफ्लेक्सिव रहेगा ना। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं आ सकता, लेकिन वहां पे ये भी कंपलसरी नहीं होता है कि तीन के तीनों एलिमेंट्स का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। जैसे R4 पे रिलेशन है 1,1, 2,2। ओके, बस ये दो ही एलिमेंट्स है, इसमें R3,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी में ये जरूरी नहीं होता कि ए सेट में अगर तीन एलिमेंट है तो तीन के तीनों का खुद के साथ पेयर बने। ओके, अगर ए सेट में तीन एलिमेंट है और सिर्फ एक पेयर हमारे पास है, सिर्फ टू टू के साथ इमेज बना रहा है, तो भी आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा। इन दोनों में से R4 और R5 में से कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटी दोनों है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में दिक्कत क्या होती है? आइडेंटिटी में दिक्कत ये होती है कि सेम एलिमेंट के अलावा अगर कोई दूसरे के साथ पेयर बना लेता है, लाइक 1,2, तो रिफ्लेक्सिविटी में तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी फिर रिलेशन नहीं रहता। अब 2,2 ठीक है, लेकिन 1,2 दूसरा पेयर आ गया है, इसमें दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। ओके, तो ये डिफरेंस रहता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट्स का पेयर खुद के साथ बनना चाहिए, आइडेंटिटी में ऐसा जरूरी नहीं होता। फिर आइडेंटिटी में दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव में वो जरूरी नहीं होता। ओके, तो एक एक प्रॉपर्टी दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है, एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी में नहीं होती और आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव में नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो हमें देखना है रिलेशन की सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हम सेम रिलेशन लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, देन if A comma B belongs to R, then it implies B comma A also belongs to R। इसका मतलब ये है कि अगर A comma B किसी रिलेशन में लाई करेगा तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी उस रिलेशन में लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी फॉर ऑल या फॉर एवरी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1, 2 एंड 3 ये तीन एलिमेंट होते हैं, और अगर रिलेशन में अभी रिफ्लेक्सिव होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं है, अगर रिलेशन में 1,2 लाइक कर रहा है तो 2,1 भी लाइक करना चाहिए। ओके, अगर 1,2 लाइक कर रहा है तो 2,1 भी लाइक करना चाहिए। 1,3 लाइक करेगा तो 3,1 लाइक करना चाहिए। ओके, अगर 2,3 लाइक कर रहा है तो 3,2 भी लाइक करना चाहिए। ये सेम रहता है। 2,3 अगर है और सपोज 3,2 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमें 3,2 भी चाहिए। ये होता है ना। अब इसमें काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि अगर ए कॉमा बी भी ना हो और बी कॉमा बी भी ना हो, बी कॉमा ए भी ना हो, सॉरी, तो क्या होगा?
जैसे अगर हमें आर को रिलेशन दिया है, लेट्स से कि ये रिफ्लेक्सिव है ऑलरेडी, 2,2 एंड 3,3। अब इसमें 1,2 दिया गया, ओके, और 2,1 भी दिया गया है, तो ये सिमेट्रिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 1,2 है, 2,1 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ना। अब अगर इसमें 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक होगा? अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1,2 है, इसका रिवर्स ऑर्डर चाहिए। ए कॉमा बी है बट बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें से हम 1,2 भी हटा दें, क्या अब ये सिमेट्रिक होगा? यस, अब ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, R1 इज सिमेट्रिक। ओके, तो क्यों होगा अब ये सिमेट्रिक? क्योंकि अब हम इसको फेल नहीं कर सकते। अब हम इसको नॉन सिमेट्रिक कैसे कहें? अब अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अब जब ए कॉमा बी ही नहीं है तो बी कॉमा ए को हमें चेक ही नहीं करना, हमें पता ही नहीं है ए क्या है बी क्या है। ओके, तो अगर हम इसको फेल नहीं कर सकते तो ये पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम देने जाता है तो अगर वो 5 में से एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको हम फेलियर कहते हैं। लेकिन अगर वो एग्जाम ही नहीं देता है तो हम उसको फेलियर नहीं कह सकते। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर इसमें ए कॉमा बी लाई नहीं कर रहा है तो बी कॉमा ए को हमें चेक ही नहीं करना। जब चेक ही नहीं करना तो वो रिलेशन ऑलरेडी सिमेट्रिक है। इनिशियली हमें मान के चलना है कि रिलेशन सिमेट्रिक है। अगर हम उसको फेल कर सकते हैं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर हम उसको फेल नहीं कर सकते, सिमेट्रिक उसकी फेल नहीं कर सकते, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। ओके, तो अगर ए कॉमा बी भी नहीं है और बी कॉमा ए भी नहीं है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। ओके, सिर्फ एक केस में वो सिमेट्रिक नहीं होगा, जब ए कॉमा बी हो और बी कॉमा ए उसका रिवर्स ऑर्डर रिलेशन में प्रेजेंट ना हो। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, ट्रांसिटिविटी। तो हम चेक करेंगे कि इसमें रिलेशन ट्रांसिटिव है या नहीं। तो ये भी थोड़ा बहुत सिमेट्रिक के जैसे ही होता है। और हम सेम सेट लेते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ना। इसका मतलब होता है कि अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी भी है, देन उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम सेट ए बी एंड सी। ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। मतलब अगर है ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए का वही रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सेम सेट 1 2 3 एंड आर हमें रिलेशन दिया गया है लाइक 1,2 एंड 2,3। ओके, तो ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह 3 है, तो ए 1 इज रिलेटेड टू एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, देन 1 शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू 3। 1 का रिलेशन भी 3 के साथ होना चाहिए। अगर 1 3 से रिलेटेड नहीं होगा तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, नाउ इसमें भी सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसमें भी सिमेट्रिक जैसी ही चीज आती है कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी इस रिलेशन में है तो ठीक है, हम ए कॉमा सी को चेक करेंगे। ए कॉमा सी होगा तो ट्रांजिटिव होगा, ए कॉमा सी नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें सपोज बी कॉमा सी नहीं है, केवल ए कॉमा बी है ना, और हमें पता ही नहीं कि सी है क्या, तो इस केस में भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा। ओके, क्योंकि हम इसको फेल नहीं कर सकते। हमारे पास ए कमा बी तो है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सी क्या है। तो हम ए के साथ सी का रिलेशन, ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो इस केस में हम इसको फेल नहीं कर सकते, तो ये ट्रांजिटिव रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर सपोज 1,2 भी नहीं है, हमारे पास कोई रिलेशन है 1,1 2,2 3,3 और बस, तो ये रिफ्लेक्सिव है और ये ट्रांजिटिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि हम ना इसकी सिमेट्री को फेल कर सकते हैं और ना ट्रांजिटिविटी को फेल कर सकते हैं। अगर सिमेट्री फेल करना है तो हमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स के पेयर्स चाहिए, ए कॉमा बी, फिर उसका रिवर्स ऑर्डर इसमें नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए कॉमा बी भी नहीं है, बी कॉमा ए भी नहीं है। ओके, सेम ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, हमें तीन डिफरेंट एलिमेंट्स के दो पेयर चाहिए होंगे, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, उन दोनों में से एक भी नहीं है तो हम ए कॉमा सी को चेक ही नहीं कर सकते, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी रहेगा। ओके, रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा।
ओके, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा ना। एनी रिलेशन, अभी जैसे कि बताया था, एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो हम उसको कहते हैं एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इसके लिए वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों प्रॉपर्टीज अगर वो फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इनमें से एक भी नहीं होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, थैंक यू।